Hello friends, today I discuss about the amino acid classification and amino acid ionization and titration. Amino acid classification, which was interrupted in the previous class, today I will discuss. As you know, the amino acid head group have a carbon alpha, a hydrogen molecule, a carboxylic group, and a amino group, and a R group that is present here. This head molecule is similar for the all amino acid that is present in the living beings. There are 20 standard amino acid, out of which 19 having the same. One exception I discuss. एक एक्सेप्शन है जिसमें अमीनो ग्रुप की जगह इम्यूनो ग्रुप होता है, उसको हम डिस्कस करेंगे. तो दिस हेड मॉलिक्यूल इज सिमिलर, तो हमको केवल इस आर ग्रुप के डिफरेंस को देखना है, इस आर ग्रुप में क्या डिफरेंस है. तो सिंपलेस्ट अमीनो एसिड वेयर H is present with the carbon alpha, as we discussed earlier, कि ग्लाइसिन मॉलिक्यूल के पास केवल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है जो R की जगह है. तो ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, एज वेल एज ग्लाइसिन हैज नो कायरलिटी और द कायरल सेंटर. Another amino acid is, there is a two coding system. One is the 3-letter code and another one is the 1-letter code. तो आप देखिए हमने ये अमीनो एसिड बना रखे हैं, 20 अमीनो एसिड है और इन सब के 1-letter कोड मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं. सबका 1-letter कोड इंटरनेशनली फिक्स है कि अगर कोई अमीनो एसिड हम लिखते हैं तो उसका 1-letter कोड क्या होना चाहिए. तो ग्लाइसिन एज डिनोटेड बाय द G, एलेनिन A, और एलेनिन में R ग्रुप की जगह एक मेथाइल ग्रुप होता है CH3. तो अनदर अमीनो एसिड इज द एलेनिन. देन R ग्रुप CH, CH3 एंड दिस वन इज वैलीन. ये वैलीन है. Another amino acid is leucine. R ग्रुप आप देखिए बड़ा R ग्रुप है इसके पास, CH2, CH, CH3, CH3. फिर यहाँ पे आइसोल्यूसिन है. आइसोल्यूसिन इस R ग्रुप में की वजह से, ये जो R ग्रुप है आपका आइसो ग्रुप लगने की वजह से इस अमीनो एसिड का नाम आइसोल्यूसिन है. Another amino acid, which one is the exceptional? It is a imino acid. यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मैंने इसका हेड ग्रुप भी बनाया है जिसमें NH3 प्लस की जगह NH2 प्लस है और दिस वन इज अटैच्ड विद द रिंग स्ट्रक्चर CH2 CH2 CH2. तो ये प्रोलीन है. प्रोलीन इज अ इम्यूनो एसिड. ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है प्रोलीन के बारे में. ग्लाइसिन सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है और प्रोलीन आपका इम्यूनो एसिड है. ग्लाइसिन प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू द स्ट्रक्चर. जब ये अमीनो एसिड भी पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन का फॉर्मेशन करेंगे तो वहां पे स्ट्रक्चर को कौन फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा, कौन रिजिडिटी प्रोवाइड करेगा. रिजिड होने का मतलब है कि वो वहां से रोटेट नहीं कर सकता या रिजिड स्ट्रक्चर देगा.
और फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, जो फ्लेक्सिबल है, किसी भी इन्वायरमेंट में कैसे भी उसको आप रख दीजिए, वो जिधर चाहें आप उधर कर सकते हैं, क्योंकि उसके पास बल्की ग्रुप नहीं है। तो दिस इज अ बल्की ग्रुप। प्रोलीन के पास एक बल्की ग्रुप है और साथ साथ रिंग स्ट्रक्चर होने की वजह से, और ये जो है इस अमीनो ग्रुप के साथ अटैच होने, इम्यूनो ग्रुप के साथ अटैच होने के वजह से इसमें बहुत ज्यादा रिजिडिटी होती है, इसलिए ये स्ट्रक्चर को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। Another amino acid, and proline is denoted by the P. Another amino acid is the cysteine. Cysteine is the sulfur containing amino acid. तो cysteine एक sulfur containing amino acid है। cysteine के पास R ग्रुप में CH2SH है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है, हमने आपको 4 डिफरेंट पार्ट में क्लासिफाई किया हुआ है। ये 4 डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन से हैं? This one is the first one. The first one is the aliphatic hydrophobic. Aliphatic hydrophobic. The first one, this one is called aliphatic hydrophobic. Aliphatic का मतलब आप समझ रहे होंगे, केमिस्ट्री में आप जानते हैं what is aliphatic, what is aromatic. Hydrophobic, हाइड्रोफोबिक इट मीन्स कि इट इज वाटर हेटिंग, वाटर के कांटेक्ट में जाने की कोशिश नहीं करेगा, ठीक है। तो हाइड्रोफिलिक होता है, दैट इज अ वाटर लविंग एंड वाटर हेटिंग। तो ये आपका एलिफैटिक हाइड्रोफोबिक ग्रुप है। जो अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन किया है, उसके फर्स्ट क्लासिफिकेशन में हमने एलिफैटिक हाइड्रोफोबिक का नाम रखा है, और इसमें ग्लाइसिन, एलेनिन, वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, प्रोलीन और सिस्टीन मॉलिक्यूल है। Another group is the hydrophobic group, aromatic hydrophobic group। तो एरोमेटिक ग्रुप कौन कौन से हो गए? ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। सेकंड इज एरोमेटिक। एरोमेटिक में देखिए इसका 1 लेटर कोड फेनाइलेनिन, ये आर ग्रुप है, यहां पे रख देंगे इसी आर ग्रुप को, तो ये फेनाइलेनिन हो जाएगा। दूसरा यहां पे ये क्या है, Y से डिनोटेड है, एंड द नेम इज टायरोसिन। नेम इज टायरोसिन। Y is denoted by the tyrosine, F is denoted by the phenylalanine। एज नेम में PH आएगा, लेकिन चूंकि P हम लोग प्रोलीन के लिए यूज कर लिए हैं, इसलिए फिनाइल के लिए हम F यूज करते हैं। इंटरनेशनली इसको F से डिनोट करते हैं। Another one is the tyrosine and the tryptophan. Tryptophan is denoted by the W, and these 3 are the aromatic amino acid। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि which of the following is a aromatic amino acid। तो आपको ये नाम ध्यान में रखने हैं, phenylalanine, tyrosine and tryptophan। तीसरा ग्रुप है, तीसरा ग्रुप आप देखिए, तीसरा ग्रुप में यहां पे चार्ज्ड हाइड्रोफिलिक ग्रुप है, चार्ज्ड हाइड्रोफिलिक ग्रुप। थर्ड इज द चार्ज्ड हाइड्रोफिलिक। चार्ज्ड हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड। चार्ज हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड, व्हाट इट मीन? अमीनो एसिड तो पहले भी हमने बताया कि अमीनो एसिड चार्ज है, लेकिन चूंकि एक पॉजिटिव और एक निगेटिव चार्ज होता है तो दोनों न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। तो चार्ज डिसाइड किसके बेसिस पे होता है? किसी भी अमीनो एसिड को चार्ज कहने के लिए, चार्ज्ड अमीनो एसिड कहने के लिए उसके आर ग्रुप में चार्ज मॉलिक्यूल होना चाहिए। तो आइदर पॉजिटिव मॉलिक्यूल हो या निगेटिव मॉलिक्यूल। अगर आर ग्रुप में पॉजिटिव या निगेटिव ग्रुप अटैच है, तभी हम उसको चार्ज्ड अमीनो एसिड कहेंगे। अदरवाइज एक पॉजिटिव एक निगेटिव ग्रुप से वो न्यूट्रलाइज रहता है, उसको हम लोग न्यूट्रल अमीनो एसिड ही मानते हैं।
तो चार्ज अमीनो एसिड कब होगा? जब R ग्रुप उसका R ग्रुप में कोई ना कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो। तो देयर इज अ 3 पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड 2 निगेटिवली चार्ज्ड अमीनो एसिड। पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड में आप देखिए, ये पहला है R ग्रुप CH2 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 NH C NH2 NH2, ये N आपका यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है एंड दिस वन इज कॉल्ड आर्जिनिन। आर्जिनिन AR, चूंकि A हम यूज कर चुके हैं एलेनिन के लिए, इसलिए इसका नाम जो 1 लेटर कोड है दैट इज आर्जिनिन। इसका नाम आर्जिनिन है एंड डिनोटेड बाय द R। Another name is lysine CH2 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 NH3+। तो ये आपका क्या है? लाइसीन है। ये आपका क्या होगा? लाइसीन। यहां पे आइए, लाइसीन इज डिनोटेड बाय द K। हिस्टिडीन, हिस्टिडीन में यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो ये देखिए ये 3 अमीनो एसिड है, आर्जिनिन, लाइसीन और हिस्टिडीन, which are having the positive charge। तो आर्जिनिन, लाइसीन और हिस्टिडीन having the positive charge। यहाँ पे 2 अमीनो एसिड हैं जिनके R ग्रुप हमने बना रखे हैं, CH2CO-। दिस वन इज कॉल्ड एस्पर्टिक एसिड, एस्पर्टिक एसिड, एंड दिस वन इज कॉल्ड ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड CH2 CH2 CO-। This one is called glutamic acid. Aspartic acid is denoted by the D. Aspartic acid is denoted by D and glutamic acid is denoted by E. These 2 amino acid out of 20 standard amino acid में ये 2 amino acid है जो कि negatively charged है। इस पे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि which of the following is the negatively charged। स्ट्रक्चर आपसे नहीं पूछेगा, आपको याद रखना है, लेकिन याद रखिए तो स्ट्रक्चर के साथ, कोई जरूरी नहीं है स्ट्रक्चर के साथ, लेकिन स्ट्रक्चर रहने से आपको समझ में आ सकता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि दिख रहा है यस एस्पर्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड आर द नेगेटिवली चार्ज्ड अमीनो एसिड। एंड द लास्ट वन, लास्ट ग्रुप इज, लास्ट ग्रुप क्या है? हाइड्रोफिलिक है। ये भी हाइड्रोफिलिक था, जितने भी चार्ज होंगे वो हाइड्रोफिलिक होंगे ही। चार्ज्ड मॉलिक्यूल हाइड्रोफिलिक होती है। अनदर इज द हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड, तो अनचार्ज्ड हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड। तो ये चौथा ग्रुप आपका हो जाएगा, चौथा ग्रुप हो जाएगा अनचार्ज्ड, अनचार्ज्ड हाइड्रोफिलिक, अनचार्ज्ड हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड्स। तो ये आपके अनचार्ज्ड हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड है। इसमें देखिए पहला है कि R ग्रुप में अगर CH2OH हो, R ग्रुप में अगर CH2OH हो तो इट इज सीरीन, इसको हम सीरीन कहते हैं। सीरीन देखिए, अभी ये सारे अमीनो एसिड में से कुछ अमीनो एसिड आपका सेल मेम्ब्रेन में आएगा। जब हम सेल मेम्ब्रेन पढ़ाएंगे वहां पे फॉस्फोलिपिड्स के बारे में बताएंगे, तो फॉस्फोलिपिड में आपके ये फॉस्फोटिडिल सीरीन तो नाम आएगा, तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये सीरीन है क्या। सीरीन इज द अनचार्ज्ड हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड हैविंग द OH ग्रुप। अनदर वन इज द थ्रियोनीन। थ्रियोनीन, थ्रियोनीन को हम T से डिनोट करते हैं, ये थ्रियोनीन है। ठीक है, यहां पे आपका ये आपका क्या है? दिस अमीनो एसिड इज कॉल्ड, दिस अमीनो एसिड इज कॉल्ड, देखिए एस्परजीन। एस्परजीन एक CH2 है, जब एक CH2 CONH2 के साथ हो तो इसको हम एस्परजीन कहते हैं। यहाँ पे भी देखिए आप, जब एक CH2 ग्रुप था और उसके बाद फंक्शनल ग्रुप था, तो यहाँ पे हम लोग इसको एस्पर्टिक एसिड कहते हैं। इसी तरह से यहाँ पे एक CH2 है और उसके साथ CONH2 ग्रुप लगा हुआ है, तो दिस वन इज कॉल्ड एस्परजीन एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल N। एंड द लास्ट वन इज द 2CH2, तो ग्लूट, 2 CH2 है तो ग्लूट कहते हैं।
तो जब 2 CH2 हो उसके बाद फंक्शनल ग्रुप हो तो वो मॉलिक्यूल ग्लूट कहलाता है। तो दिस वन इज कॉल्ड ग्लूटामीन एंड डिनोटेड बाय द Q। तो यहाँ पे ये अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन खत्म होता है कि अमीनो एसिड में कौन से आपके एलिफैटिक और हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड हैं, कौन से एरोमेटिक हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड हैं, कौन से चार्ज्ड हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड हैं और अनचार्ज्ड हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड हैं। क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड हैव मोर देन 1 कायरल सेंटर। वो कौन सा अमीनो एसिड है जिसके पास एक से ज्यादा कायरल सेंटर है। एक तो ग्लाइसिन है जिसके पास कोई कायरल सेंटर होता ही नहीं, ठीक है। अब अमीनो एसिड, सारे अमीनो एसिड ग्लाइसिन के अलावा जितने भी स्टैंडर्ड अमीनो एसिड हैं उन सब के पास एटलीस्ट एक कायरल सेंटर तो होगा ही। लेकिन आपको इन अमीनो एसिड में से ये सर्च करना है कि किस अमीनो एसिड के पास एक से ज्यादा कायरल सेंटर होगा। तो एक कायरल सेंटर C अल्फा बनाएगा एक्सेप्ट ग्लाइसिन। दूसरा कायरल सेंटर कौन कौन से अमीनो एसिड में है, ये क्वेश्चन पूछा गया है AIPMT में। तो देखिए हम लोग देखते हैं कि दूसरा कायरल सेंटर हमें कहाँ मिलता है। कायरल सेंटर का मतलब है कि कार्बन मॉलिक्यूल जिसपे चारों जो बॉन्ड है वो अलग अलग मॉलिक्यूल से सैचुरेट हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, एक तो है आइसोल्यूसिन। देखिए आइसोल्यूसिन ऊपर एक अलग ग्रुप है, पूरा ग्रुप अलग है, इधर H है, इधर CH3 है और इधर CH2 CH3 है। तो एक तो ये हो गया आइसोल्यूसिन, इसको हम स्टार बना देते हैं कि आइसोल्यूसिन के पास एक से ज्यादा कायरल सेंटर होगा। दूसरा अमीनो एसिड हम लोग सर्च आउट करते हैं कि दूसरा कौन सा अमीनो एसिड है जिसके पास एक से ज्यादा कायरल सेंटर होगा। तो यहां देखिए थ्रियोनीन जिसमें ऊपर एक बड़ा ग्रुप है, इधर H है, इधर OH है और यहाँ पे CH3 है। तो दूसरा अमीनो एसिड है थ्रियोनीन जो कि इंपॉर्टेंट है। तो आइसोल्यूसिन और थ्रियोनीन ये दो ऐसे अमीनो एसिड हैं जिनके पास मोर देन 1 कायरल सेंटर होते हैं। तो जब मोर देन 1 कायरल सेंटर होगा तो इसके आइसोमेरिज्म भी बढ़ेगा। तो हमने कहा था कि जब एक कायरल सेंटर हो तो 2 to the power n का फार्मूला आप आइसोमेरिज्म के लिए निकालते हैं कि आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए n इज डिनोटेड बाय द नंबर ऑफ कायरल सेंटर। तो अगर n इज इक्वल टू 1 तो 2 आइसोमेरिज्म आपको मिल रहे थे, लेकिन यहाँ पे किसमें, थ्रियोनीन में और आइसोल्यूसिन में आपको मोर देन 2 आइसोमर्स मिलेंगे। तो यहाँ पे n की संख्या कितनी हो गई, 2। तो 2 to the power n is equal to 2 to the power 2 is equal to 4 आइसोमर आपको किसके केस में मिलेंगे, थ्रियोनीन के केस में और आइसोल्यूसिन के केस में। तो ये याद रख लीजिए, थ्रियोनीन और आइसोल्यूसिन ये दो ऐसे अमीनो एसिड हैं जिनके पास 4 ऑप्टिकल आइसोमर हैं। ऐसे अमीनो एसिड नेचुरली फॉर्म, मैंने बताया था कि नेचुरली ये एल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। एक्सेप्शन इनके कुछ हैं, जैसे पेप्टाइडोग्लाइकान में मैंने बता रखा था। तो ये हो गया अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन कि अमीनो एसिड को आप कैसे क्लासिफाई करेंगे। आज मेरा दूसरा टॉपिक है अमीनो एसिड टाइट्रेशन और अमीनो एसिड आयोनाइजेशन, कि अमीनो एसिड कैसा बिहेव करता है जब उसको एसिड या बेस में रखते हैं। तो जब हम मान लीजिए कि हम किसी अमीनो एसिड को, अमीनो एसिड दोनों ग्रुप है इसके पास, तो अमीनो एसिड को जब हम किसी एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो कैसा बिहेव करेगा। तो एसिडिक सॉल्यूशन में डालने का मतलब है कि H आयन कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होना। तो H आयन कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा तो क्या करेगा, प्रोटॉन को ले लेगा, प्रोटॉन को अमीनो एसिड ले लेगा। तो जितनी उसकी टेंडेंसी होगी उतना वो ले लेगा। तो हम सबसे पहले अमीनो एसिड टाइट्रेशन में सबसे पहले अमीनो एसिड को क्या करते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं, हाईली एसिडिक सॉल्यूशन में।
तो अमीनो एसिड आपका ये था सी अल्फा, और हम ये कह रहे हैं कि फुल्ली प्रोटोनेटेड हो जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, एसिडिक सॉल्यूशन का मतलब है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की अधिकता। तो ये आपका COOH बनाएगा, यहाँ पे तो H है, दिस वन इज द R, और इधर क्या होगा NH3। ये इसकी हाईएस्ट कैपेसिटी है हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करने की। तो जब एसिडिक सॉल्यूशन में हम डालेंगे जहाँ पे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की अधिकता होगी तो हमारा अमीनो एसिड कैसा होगा, इस फॉर्म। अमीनो एसिड को एसिडिक सॉल्यूशन में डालने के बाद हम लोग उसको बेस से टाइट्रेट करते हैं। बेस से टाइट्रेट करने का मतलब है कि उसमें 1 by 1 ड्रॉप हम लोग बेस लाइक NaOH इज अ गुड बेस, तो NaOH हम वन ड्रॉप डालते हैं और देखते हैं कि क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो जैसे जैसे एसिडिक सॉल्यूशन बेस में कन्वर्ट होगा, तो बेस में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम होता जाएगा। जब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम होगा तो हमारा अमीनो एसिड क्या करेगा, बेस को, हम हाइड्रोजन आयन को निकालेगा, डीप्रोटोनेटेड को। डी मीन्स रिमूवल, प्रोटॉन मीन्स प्रोटोनेटेड नहीं, प्रोटॉन का रिमूवल। तो सबसे पहले जो प्रोटॉन का रिमूवल होगा वो क्या होगा, कैसे होगा, तो यहाँ पे देखिए ये सी अल्फा यहाँ से कार्बोक्सिलिक ग्रुप से अपना प्रोटॉन डोनेट करता है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप से प्रोटीन क्यों डोनेट करता है, क्यों नहीं यहाँ से करता है, बिकॉज जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका पीके वैल्यू अमीनो ग्रुप के पीके वैल्यू से कम होता है, इसलिए सबसे पहले प्रोटॉन ये यहां से डोनेट करेगा और इधर आपको N+H3 रहेगा। तो दूसरी कंडीशन ये होगी, ठीक है। तीसरी कंडीशन और क्या हो सकती है कि आप और ज्यादा बेस डालते जाएंगे, और ज्यादा बेस डालते जाएंगे, जितना ही NaOH डालते जाएंगे तो तीसरी कंडीशन ये भी आएगी कि ये आपका कार्बन अल्फा यहाँ से प्रोटॉन तो रिलीज ही कर चुका है, यहाँ पे H है, यहाँ से भी अपना प्रोटॉन रिलीज कर देगा। तो ये तीन कंडीशन बनी है। एक तो जब आपने एसिड में उसको डाला था तब वो इस कंडीशन में थी, फुल्ली प्रोटोनेटेड। जब आप उसको बेस डालने लगे तो क्या किया इसने, ये कंडीशन ले लिया, ठीक है। फिर और बेस डाला तो ये कंडीशन ले लिया, ठीक है। तो ये तीन कंडीशन आपको समझ में आ रहे हैं, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन। अब हम आपको अमीनो एसिड टाइट्रेशन करते हैं। Equivalent of OH ion added। तो जब OH ion डालेंगे तो क्या होगा चेंज, pH चेंज होगा, तो pH इधर की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। ये दो कंडीशन आपकी, यहाँ पे एक आया, एक यहाँ पे आया और एक यहाँ पे आया। तो इसको जब यहाँ पे, तो दिस वन इज कॉल्ड PK1, दिस वन इज कॉल्ड PK2, दिस वन इज कॉल्ड PI। PI is denoted by the isoelectric point। तो हम यहाँ पे नीचे रिएक्शन एक बार फिर से लिख देते हैं। देखिए सी अल्फा के साथ आपका COOH N+H3, यहाँ पे आपका H है
R है, this one is change into the H3N C alpha COO माइनस, प्रोटॉन छोड़ दिया, H R, ये दूसरी कंडीशन हो गई। और तीसरी कंडीशन में यहाँ पे C अल्फा CO माइनस H3 यहाँ से भी चला जाएगा तो H2 हो जाएगा, H2N H और R। तो इन फर्स्ट कंडीशन में, पहली कंडीशन में जो आपकी पहला यहां पे दिख रहा है, पहला कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन या PK1 का मतलब क्या है? यहाँ पे, यहां से आप चले थे जब आपने उसको फुली एसिडिक सोल्यूशन में डाल दिया था और वो फुली प्रोटोनेटेड फॉर्म में था, तो ये फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे क्या है? यहाँ यहीं पे ये एसिडिक में है, एसिडिक सोल्यूशन में हमने इसको डिसॉल्व कर रखा है, तो यहाँ ये कंडीशन है। तो ये कंडीशन क्या हुई? ये कंडीशन वो हुई जहां पे ये दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, मतलब इक्विमोलर कंसंट्रेशन में ये दोनों आ जाते हैं, एंड दिस वन इज कॉल्ड PK1। जब आपका H3N C अल्फा COH इसके इक्विमोलर कंसंट्रेशन में पहुंच जाता है। So this condition is called first condition when it is in equimolar concentration। दोनों बराबर हैं। सोल्यूशन में क्या था? पहले केवल ये प्रेजेंट था, आपने OH आयन डालना शुरू किया और एक कंडीशन ऐसी आई जिस कंडीशन में इसकी क्वांटिटी और इसकी क्वांटिटी बराबर हो। ठीक है, आपने और OH आयन डाला और दूसरी कंडीशन आपको यहां मिल गई। दूसरी कंडीशन मिलने का मतलब है कि द रिमूवल ऑफ फर्स्ट प्रोटॉन, द रिमूवल ऑफ फर्स्ट प्रोटॉन इज कंप्लीटेड हियर। रिमूवल ऑफ फर्स्ट प्रोटॉन इज कंप्लीटेड हियर। इट मींस इन सोल्यूशन, सोल्यूशन में क्या होगा? अब केवल ये होगा इस पोजीशन में। सोल्यूशन में आपका अमीनो एसिड केवल इस फॉर्म में है, सोल्यूशन में केवल इस फॉर्म में प्रेजेंट है। ये कौन सा फॉर्म है? ये वो फॉर्म है जिसमें जिसको हम ज्यूटर आयन कहते हैं। यहां हमने वर्ड यूज किया ज्यूटर आयन। ज्यूटर आयन का मतलब है कि जब अमीनो एसिड के पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस प्रेजेंट हो, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों प्रेजेंट हो, तब हम उसको ज्यूटर आयन कहते हैं। तो PI आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वो पॉइंट है, वो pH है। ये pH अप्रोक्सीमेटली नियर द न्यूट्रल pH के नियर ही होता है, 6, 6.5, 7 इसके आसपास ही होता है। ये आपका PK1। अगर हम ग्लाइसिन की बात करते हैं तो 2.3 है, ग्लाइसिन की बात करते हैं तो PI 6 pH होगा, 9.78 pH होगा PK2। तो PI एट 6 या PI आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे अमीनो एसिड ज्यूटर आयन में चेंज हो जाता है। अमीनो एसिड अब आपका सोल्यूशन में फुली इस फॉर्म में प्रेजेंट है। हम और OH आयन डालते जाएंगे, pH और बढ़ाते जाएंगे, तो अब तीसरा फॉर्म हमारा आएगा और उस फॉर्म में क्या होगा कि यहां से भी प्रोटॉन बाहर जाएगा, तो ये भी डीप्रोटोनेटेड होगा, अमीनो ग्रुप भी डीप्रोटोनेटेड होगा। तो ये PI ऐसा पॉइंट है जहां पे ये आपका कंडीशन आ जाता है कि कंप्लीट हो जाता है। और तीसरा जो आपका ये यहाँ पे प्रोटॉन है, वो प्रोटॉन यहाँ से इनिशिएट होने वाला होता है कि अब यहाँ से भी प्रोटॉन निकलेगा। तो दिस इज द कंडीशन, सेकेंड कंडीशन, वेयर द ज्यूटर आयन इज फॉर्म्ड एंड इट इज स्टार्टेड, इट विल बी स्टार्टेड, जस्ट स्टार्टेड टू रिमूव अ प्रोटॉन फ्रॉम द अमीनो ग्रुप। तो थर्ड कंडीशन आएगी जहां पे इसका अमीनो ग्रुप से भी प्रोटॉन निकल जाएगा। तो क्वेश्चन आपको ये अमीनो एसिड टाइट्रेशन आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन यहां पे क्या है, हमें क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, क्वेश्चन जरूर पूछते हैं
कि अमीनो एसिड एसिड में कैसा बिहेव करेगा, अमीनो एसिड न्यूट्रल पीएच पे कैसा बिहेव करेगा, अमीनो एसिड बेस के साथ कैसा बिहेव करेगा। ये क्वेश्चन आता है जिसको हमको रटना पड़ता है। तो आप रटिए मत, आप बस ये याद करिए कि अमीनो एसिड चूंकि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एसिड में ज्यादा होता है तो फुल्ली प्रोटोनेटेड फॉर्म में जाएगा। तो जब फुल्ली प्रोटोनेटेड फॉर्म में जाएगा तो ये फॉर्म होगा। जब उसको न्यूट्रल पीएच के अप्रोक्सीमेट लेके चलेंगे तो ये ड्यूटेरायन फॉर्म करेगा। जब आप उसको हाईली बेसिक कंडीशन में लेके जाएंगे तो ये फॉर्म करेगा। तो क्वेश्चन यहां से पूछता है कि अमीनो एसिड इन एसिड, अमीनो एसिड बिहेव एज एसिड और बेस। तो एसिड में कैसा बिहेव करेगा, बेस की तरह। पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव। तो एसिड में बेस की तरह बिहेव करेगा और बेस में एसिड की तरह बिहेव करेगा। तो अमीनो एसिड व्हेन डिसॉल्व इन बेस इट बिहेव्स एज अ एसिड। ये दो क्वेश्चन यहां से बार बार पूछे गए हैं कि अमीनो एसिड इन बेस बिहेव्स एज अ एसिड एंड अमीनो एसिड इन एसिड बिहेव्स एज अ बेस। तो ये दो टॉपिक आपका अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन और अमीनो एसिड का टाइट्रेशन या आयोनाइजेशन यहीं पे समाप्त होता है। आप इस चैनल को देखते रहिए, मैं धीरे धीरे पूरी बायोलॉजी कवर करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आने वाले वीडियोस आपको दिख सके। धन्यवाद।